नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन नामांकन भरने की अंतिम धर्मनगरी ने की पंचायत चुनाव में मिसाल कायम। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन नामांकन भरने की अंतिम तिथि में धर्मनगरी के गाँव वाजिदपुर ने मिसाल कायम की है। गांव में बीजेपी सरकार से प्रभावित होते हुए पूरे गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से भविष्य के सरपंच का चुनाव किया है। आज नॉमिनेशन की अंतिम दिन भी सारा गांव एकजुट दिखा। किसी भी गांव के सदस्य ने सर्वसम्मति से बने संभावित सरपंच का विरोध नहीं किया। गांव के लोगों ने बताया कि गांव में न तो कोई पोस्टर लगा और न ही किसी ने विरोध किया। गांव में भाईचारा कायम हुआ। गांव के लोगों ने बताया कि सरपंच के चुनाव के लिए कोई शराब और पोस्टर नहीं बटे हैं। इसके अलावा नव नियुक्त सरपंच पढ़ा लिखा है, जिससे गांव का विकास ज्यादा होगा। वहीं सर्वसम्मति से बने भविष्य के सरपंच बलकार सिंह ने बताया कि उनका मकसद केवल विकास करना रहेगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने बताया कि वे अपने क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हैं, जिन लोगों ने सर्वसम्मति सरपंच को चुना है। इसके अलावा इस गांव को सरकार द्वारा ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। गांव में आए चुनाव अधिकारी राम निवास ने बताया कि इस गांव में सर्वसम्मति से सरपंच का चुनाव किया गया है। इस गांव में केवल एक ही व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है। इस गांव में सभी लोगों ने सरपंच को चुना है। बलकार सिंह जिंदाबाद, सरपंच बलकार सिंह जिंदाबाद, पूरे गांव की गिरगिरे की शांति की शांति की गांव वाजिदपुर की अरे स्कूल की किस लिए बनाया आपको? गांव वाजिदपुर ने सभी लोगों ने, सभी बरादरियों ने, सबने मिलके मेरे को सरपंच सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। तो आगे क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? आगे की प्लानिंग सब भाइयों के साथ, सबका विकास, ये मेरा एजेंडा है। क्या कोई गांव में कोई पोस्टर वगैरह लगाए हैं किसी दूसरे? नहीं, गांव में पोस्टर लाने की लोड़ ही नहीं पड़ी। जी। कोई गांव में पोस्टर नहीं लगा, किसी ने कोई वो नहीं करा। सभी लोगों ने मिलजुल के सर्वसम्मति से मेरे को सरपंच। क्या नाम है आपका? बलकार सिंह। क्या बताओगे? गाँव में कोई पोस्टर नहीं लगा जी, कोई शराब नहीं बटी, कोई प्रचार नहीं हुआ। सारे गाँव में मिल के एक जगह बैठ के सर्वसम्मति से इसको सरपंच बनाया। तो क्या सोच के बनाया आप लोगों ने? क्या विकास? पढ़ा लिखा है, गाँव का विकास है, मतलब इसके लिए भी मतलब आगे इसके अंदर वो भावना भी है, मतलब मैं गाँव की कुछ सेवा करूँ, और उसके अंदर समर्था भी है, वो सेवा कर सकता है। क्या नाम आपका? दीप सिंह है, मैं वाजिदपुर ग्राम का वासी हूँ। हमारे गांव ने सर्वसम्मति से बलकार सिंह को अपना सरपंच चुन लिया, और इसलिए चुना है कि ये पढ़ा लिखा है और गांव के विकास कार्य करवाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह। नैल सिंह रंगा, और पूरे गांव ने सर्वसम्मति से सरदार बलकार सिंह जी को सरपंच चुना है। और इसको चुनने के पीछे एक मकसद ये है कि एक गांव के अंदर एक सबसे बड़ी ऐसी मिसाल कायम हुई कि मेरे ख्याल से इस चुनाव में अब तक ऐसा नहीं हुआ। ये पहला ही गांव है पूरे हरियाणा के अंदर कि जिसमें सरपंच बलकार सिंह को सर्वसम्मति से चुना। और एक सबसे बड़ा जो बुरा काम होता था, हम उसको बुरा समझते हैं, क्योंकि जो सरपंच चुनते थे या पंचायत जो चुनी जाती थी, उसके अंदर एक दूसरे का वैर विरोध बहुत ज़्यादा हो जाता था। कोई देखो किसी ने किसी के साथ लगना होता है, उसके बाद हम अगर एक दूसरे के साथ लगे, सरपंच दूसरा बन गया, तो उसकी वैर उसका सारी जिंदगी के लिए वो हो जाता था। ये बहुत अच्छा काम हुआ, पूरे गांव बधाई का पात्र है इसका, और के सरपंच बलकार सिंह को चुना गया है। मैं सबको बधाई देता हूं कि इसकी मैं आप भी पता लगा है कि जो दरखास्तों का लास्ट दिन था, वाजिदपुर के गांव के लोगों ने एक बहादुरी का काम किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जहां सरकार के
लाभ का भी वो पात्र बन गए हैं कि हमारी सरकार ने भी 11 लाख रुपए समथिंग, और हमने भी कह रखा है कि हम उस गांव को विशेष तरजीह देंगे कि उन्होंने सर्वसम्मति से पंचायत बनाई, सरपंच बना लिया, और हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और ये परंपरा पूरे प्रदेश में चले, जिससे कि देश का भाईचारा और आगे बढ़े और इस गुटबंदी कम हो और देश का विकास हो। ओबीसी ब्रिगेड का कुरुक्षेत्र से विनोद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मानवता पेरोई तार विवाहिता को किया नकारा पति और ससुराल वालों ने जिस्म फरोशी जैसे अवैध धंधे के लिए मजबूर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक बार फिर मानवता तार हो गई है। ससुराल पक्ष द्वारा विवाहित महिला पर अवैध धंधा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके नकारा पति और ससुराल वालों द्वारा मायके से पैसे लाने के लिए दबाव बनाया जाता है। कई बार पैसे लाई भी है। अब जब मायके से पैसा नहीं आया तो ससुराल वालों ने कहा कि मायके से पैसे लाओ, नहीं तो धंधा करो। महिला ने बताया कि उससे मारपीट भी की जाती है और कई बार घर से भी निकाला गया है। 2 साल पहले भी उसने जहरीला पदार्थ खाया था और अस्पताल में भर्ती थी। उसके बाद भी ससुराल वालों का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वह नकारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दर दर की ठोकरें खा चुकी है, परंतु उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। वह अपने बच्चों के साथ अपने घर जाना चाहती है। कुरुक्षेत्र महिला पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुसुमलता ने बताया कि उनके पास शिकायत आई है, मामले की जांच की जा रही है। मेरे सारे घर वाले, हमारे ससुराल, सास, 2 जेठ हैं, एक चाचा ससुर है, वो उसने रखा हुआ है। मेरे को मार पिटाई करते हैं, कहते धंधा कर, नहीं तो अपनी माँ के घर से कुछ लेके आ, पैसे पूसे कुछ भी लेके आ, नहीं तो धंधा करवाएंगे। 2-3 बार मेरी मम्मी डैडी ने इनको पैसे दिए हैं और अब फिर कहते हैं पैसे लेके आने तो धंधा कर, नहीं तो तेरे को मार देंगे। 8 महीने हो गए मेरी जेठानी को भी इन्होंने ऐसे हालातों से मारा है, तो अब मेरे पीछे पड़ गए हैं। घर से निकाला हुआ है, 2 महीने हो गए मेरे को घर से निकाला हुआ है। मैं परेशान हो गई, इधर थानों कोर्टों में चढ़ के मैं पागल हो गई हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डीसी के ऑफिस में 3-4 बार जा चुकी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। मैं अब परेशान हो गई हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। पहले आपको जहर देने की कोशिश भी की थी लोगों ने, क्या बोला? हाँ जी, पहले इन्होंने मेरे को 2 साल पहले इन्होंने मेरे को जहर देने की कोशिश भी की थी। मैं ये अपना हॉस्पिटल है उसमें दाखिल रही, फिर ये वहाँ से मेरे को ले आए समझौता करवा के, और उसके बाद अब फिर उन्होंने वही काम मेरे साथ करने शुरू कर रखे हैं। क्या लगता है आपको, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर? ये मेरे को गलत कामों के लिए मजबूर करते हैं कि ये बेचता है, पता नहीं क्या करता, कमाई नहीं करता, खर्चा नहीं देता। मेरे को कहता तू धंधा कर, मैंने नहीं कमाई करनी, और मार पिटाई करते हैं। 2 जेठ है मेरे, सास है मेरी, वो विधवा है और उसका काम तो यही है, धंधा करती है, वो मेरे से भी करवाती है। और मैं इतनी हिम्मत इन्होंने छोड़ी नहीं कि मैं धंधा भी कर सकूं। तो क्या आपके पति क्या काम करते थे, क्या कैसे काम करता था? वो कुछ भी नहीं करता, वो फीम बुक्की ये 2 नंबर का काम करता है वो, और पता नहीं क्या क्या करता है। और फिर भी मार्केट मेरे साथ करता, कहता तू भी धंधा कर। तो ये घर में बंदे घर भी लेके आता है। ये बंदे चाहते क्या होना चाहिए? मैं तो इनको सजा दिलवानी चाहती हूँ, सजा दिलवानी चाहती हूँ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों को लेके अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ घूम के, 2 महीने से मैं पागल हो रही हूँ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ अपने बच्चों को लेके। तो किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने या पुलिस वालों ने आपकी बात सुनी अब तक? क्या हो? कुछ नहीं उन्होंने सुना, कुछ नहीं। वो कहते कुछ ना सुनते हैं, ना बुलाते हैं किसी को, ना सुनते। कहते हैं हमें ये नहीं पता तेरी दरखास्त का है। 4 बार डीसी ऑफिस जाके मैं दरखास्त दे के आई हूँ। कहते हैं इस नाम की तो दरखास्त ही नहीं तेरी। तो महिला थाने में जाते हैं, जब भले थाने महिलाओं के लिए खोले गए, वहाँ आपकी बात सुनी नहीं गई महिला थाने में? नहीं सुनी उन्होंने, उनकी बात उन्होंने बुलाया, मैंने धमकी दी कि मेरी दरखास्त वापस करो। उन्होंने बुलाया और उल्टा हमें ही धमका के उन्होंने भगा दिया। क्या कहते हैं मतलब पुलिस वाले? कहते तेरा कुछ नहीं बनेगा और तू जा तो अपना जैसे मर्जी कर ले, हमारे बस का नहीं ये। पुत्री श्री निशान सिंह निवासी फौजी कॉलोनी नज़दीक छोटा सरोवर कुरुक्षेत्र से एप्लीकेशन आई थी। लड़की लेके आई थी सोनू। हमने ससुराल वालों के खिलाफ दे रही थी, रणधीर, बलवीर, सुरजीत कौर, हरभजन सिंह, कई अपने पति के परिवार के खिलाफ दिया, जिसमें हम अपनी जांच कर रहे हैं। बारीकी से बुला रहे हैं उसको, पार्टी को बुलाएंगे और जांच करेंगे। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। कैंसर के खिलाफ अब एक बड़ी जंग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से शुरू की गई है, जिसके चलते कैंसर मशीन को अमृतसर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया।
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से चलाए जा रहे श्री गुरु रामदास मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में एक नया आयाम स्थापित हुआ है, जिसके चलते उनके द्वारा चलाए जा रहे कैंसर अस्पताल में 26 करोड़ की लागत से कैंसर की 2 मशीनें स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन करने के लिए देश के चीफ जस्टिस हंडियाला लक्ष्मी नारायण दत्तू मुख्य तौर पर मौजूद हुए। इस मौके पर उन्होंने इस कैंसर यूनिट के अंदर लगी मशीनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज का नया आयाम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा कायम किया गया है, जिसके चलते यह 2 मशीनें लगाई गई हैं, जो कि एक मशीन यह पता लगाएगी कि कैंसर शरीर के किस भाग में है, और दूसरे उसका उपचार करेंगे। यह मशीन के साथ शरीर के बाकी भाग जो कि पूरी तरह स्वस्थ है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही यह एक आम जनता की सहूलियत के लिए है जो कि इस बीमारी का शिकार होते हैं। वहीं उनका कहना यह भी है, इसका जो रेट है वह सरकारी अस्पताल के बराबर है, क्योंकि जो पीजीआई और बड़े अस्पतालों में रेट सरकार ने फिक्स किए हैं, यह उनके आधार पर है और उनमें कोई फर्क नहीं है। साथ ही अब कैंसर में एक लड़ाई लड़ने का प्रयास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से किया गया है और अभी इसको मुक्त किया जा रहा है। वहीं अन्य मामलों पर उन्होंने कहा कि जो पटियाला में एक जज के द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समन निकाले गए हैं, वह एक निंदनीय घटना है और गुरु ग्रंथ साहिब एक जीवित रूप में है, लेकिन उनको इस तरह से समन करना गलत है और उस जज को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अदालत में उसको एक जीता जागता स्वरूप माना है। वहीं नगर कीर्तन के स्वरूप में बदलाव के मामले में उनका कहना है कि इसको रोका नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौसम में कोई भी नगर कीर्तन प्रभावित नहीं होता और साथ ही उनके प्रबंधनों में सुधार किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में प्रबंधनों को कहा जाएगा। साथ ही जो सांझी वार्ता का संदेश जो सिख कौम में दिया जाता है, उसके माध्यम से वह हर धर्म के लोगों से अपील करते हैं कि वह सब धर्मों के लोग इस नगर कीर्तन के माध्यम से आएं। वहीं इस मशीन के द्वारा अब आम जनता इस कैंसर के कहर से बच सकेगी, लेकिन जरूरत है कि इस बीमारी को रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाए, जिससे कि इस बीमारी के प्रभाव को कम किया जाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਸਪੌਟ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਇਗਨੋਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਦੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣ।
Government has fixed the ECHS rates for the patients to be treated for radiotherapy as well as chemotherapy. So it will never be more than that rates. It's almost equivalent to the PGI rates. तो बहुत निंदनयोग कार्रवाई की है जज ने, लेकिन यह भी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर भी पंजाब च हो के इदां दा होना नहीं वो नहीं, देखो पता असल च कई बारी गलतियां हो जांदियां, अपने कोलों भी हो जांदियां। एक वास्तव में ये गल नहीं जिन्नी कि गल बन रही है। वैसे तो असी जब गुरु साहब नूं लिविंग गुरु डिकलेयर करता है भी, साडे वास्ते तो वैसे ही लिविंग गुरु ने, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀय ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। अमृतसर से सुनील घोसला की रिपोर्ट। अमृतसर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है, जिसे हवस के पुजारियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। यह मासूम बच्ची जो आप देख रहे हैं, इसकी उम्र करीब 8 साल की है, जिसे हवस के पुजारियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल यह मासूम अपनी गली में खेल रही थी, वहीं उसके पड़ोसी सूरज ने उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती अपने घर के अंदर ले आया, जहां उसका दूसरा साथी गोल्डी पहले से ही मौजूद था, जिसकी उम्र करीब 25 साल है और वो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है जिसकी उम्र 4 साल की है। दोनों ने मिलकर इस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका डॉक्टरी मुआयना किया गया। वहीं पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि बच्ची की मां रिम्पी ने फोन पर इत्तला दी थी कि उसकी बेटी के साथ उसके गली के 2 नौजवानों ने, सूरज और गोल्डी ने जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया, जिसके चलते बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका डॉक्टरी मुआयना कराया गया। जब डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। रिम्पी नाम की औरत है, अनगढ़ की रहने वाली है। उसने शिकायत की है कि उसकी 8 साल की बच्ची है जिसके साथ 3 लड़कों ने रेप किया। उसके संबंध में मेडिकल करवाया जा रहा है गुरु नानक हॉस्पिटल में। मेडिकल करवाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी तथा उसका बयान हासिल करके बस जो भी कानूनी कार्रवाई बनती कार्रवाई की। अभी लड़की का मेडिकल हुआ है। ठीक है। अमृतसर से कैमरामैन तशिंदर पाल के साथ जतिंदर सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए देश और हरियाणा के ऐसे जाने माने हुए विख्यात इतिहासकार जो कवि थे, विश्वविद्यालय के छात्र एवं शिक्षक, अवसर था विश्वविद्यालय के प्राचीन भारत इतिहास, सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग द्वारा आयोजित एल्यूमिनी मीट का, जिसमें हुई विभिन्न विषयों पर चर्चा। रविवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल देश और हरियाणा के माने हुए विख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद एकत्रित हुए। यह वह लोग थे जो कभी विश्वविद्यालय के छात्र एवं शिक्षक हुआ करते थे।
यह अवसर था विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग द्वारा आयोजित एल्यूमिनी मीट का, जिसमें कई गहन विषयों पर चर्चा की गई। इतिहासकारों का कहना था कि जहां आधुनिक युवा पीढ़ी को देश के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जाना जरूरी है, वहीं भारतीय इतिहास को भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इतिहासकारों ने अपने पुराने विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के छात्र एवं शिक्षक रहे विख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद ने अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा किया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर प्रोफेसर भीम सिंह, प्रोफेसर अरुणा, प्रोफेसर अश्वनी शुक्ल, प्रोफेसर बीके गढ़िल, प्रोफेसर अस्मी शुक्ला, प्रोफेसर अमर सिंह, प्रोफेसर डीबी शर्मा इत्यादि देश के कोने कोने से आए इतिहासकारों ने भाग लिया। तो मेरा जो है आप सबसे ये अनुरोध है कि कोई भी किसी भी तरह की बुक जो है वो डोनेट करना चाहे तो हमारी लाइब्रेरी में डोनेट करें, हम उसको पूरा मान सम्मान के साथ जो है वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और पूरा जो है उसको सम्मान दिया जाए। अभी मैंने जो है डिपार्टमेंट में यूजफुल रहेगा, क्योंकि जितनी भी जैसे एंटीक्विटी है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, अगर हम बच्चों को विजुअली उसको अगर हम दिखाएंगे तो बच्चे उसको अच्छी तरह से कैच करेंगे। मैंने ये प्लान किया है कि हम एक जर्नल शुरू करें डिपार्टमेंट में। तो जर्नल की शुरुआत जो है अगले, जैसे भी अभी एक नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ विजन कुरुक्षेत्र के नाम से, तो उसमें हम एक जर्नल जो है वो इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की तरफ से एक अलुमनाई मीट का जो है आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हरियाणा से जो है इतिहासकार इसमें बुलाए गए और उनको जो है एक एसोसिएशन जो है रिफॉर्म की। तो इसमें जो इतिहासकारों द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा की, इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और किस तरह से जो है इस सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसमें चेंजेस लाए जाएं, किस तरह से इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जाए, इस के ऊपर जो है यहाँ पे मंथन किया। ये एक प्रयास है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको इतिहास से जोड़ा जाए। हाँ, हमारा ये एक प्रयास है कि जो युवा पीढ़ी है उसको इतिहास और अपने कल्चर के साथ में जोड़ा जाए, उसको ये बताया जाए कि हमारी कल्चर जो है किस तरह से कितनी रिच थी उस टाइम में, एंशिएंट टाइम में, और वो जो है उससे अपने भविष्य को संवार सके। आज के कार्यक्रम में प्रमुख लोग कौन सा होंगे? आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर भीम सिंह, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर अरुणा शर्मा, डीन, प्रोफेसर एसपी शुक्ला जी, प्रोफेसर बीके कठिल जी, प्रोफेसर नवानी जी, प्रोफेसर अमर सिंह जी जो रोहतक से आए हैं, डीवी शर्मा जी जो दिल्ली से आए हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारे विभाग के बहुत सारे प्राध्यापक। आपका परिचय? आपका? मैं डॉक्टर भगत सिंह हूँ, विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास संस्थान। आज का जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है वो पूर्व छात्रों और पूर्व शिक्षकों को एकत्रित करने का प्रोग्राम हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर भगत सिंह जी ने किया है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से इसलिए किया गया है कि पुराने जो साथी यहाँ रहे हैं या जो यहाँ शिक्षक रहे हैं, वे साथी और शिक्षक विद्यार्थी विशेष रूप से यहाँ आए और आपस में मेलजोल करके आपस में जो कम्युनिकेशन उनका होगा, कम्युनिकेशन जो स्थापित होगा, उस कम्युनिकेशन के माध्यम से आगे की रूपरेखा निर्धारित की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही इस कार्यक्रम भगत सिंह ने अपने विभाग की भविष्य की योजनाओं के बारे में हम सभी को बताया। भविष्य में लाइब्रेरी को समृद्ध करना, विभाग में तमाम तरह की लेबोरेटरीज स्थापित करना, कार्यशालाएं स्थापित करना, विभाग में संवाद बनाने के लिए और विभाग के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल्स पर जोर देना, यहाँ के सिलेबस को अपडेट करना, उसको आधुनिक बनाना, इस तरह के जो काम करने का ये प्रयास किया जा रहा है। इसमें देश के चुनिंदा इतिहासकारों की एक तरह से चर्चा करने का मौका मिला। हाँ, निश्चित रूप से देश के चुनिंदा इतिहासकार भी यहाँ आएंगे और सेमिनार में एकत्रित होकर, जैसे अभी हाल ही में वो वैदिक कुरुक्षेत्र पर एक सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के एक साहित्यकार एकत्रित होंगे, विद्वान एकत्रित होंगे
और कुरुक्षेत्र की महत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। आपका परिचय? मैं ब्रजेश कृष्ण, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहा हूँ और अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। धन्यवाद सर। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। गुरदासपुर जिले के बटाला में जगत गुरु बाबा नानक के विवाह में अलौकिक नजारे से ऐसी झलक दिखती है जिसे 528 वर्ष पहले लोग उनके दीदार के लिए घरों से निकले छतों पर चढ़े होंगे। संगतों का सैलाब वैसे ही अपने गुरु की झलक पाने को बेताब नजर आया। गुरुद्वारा डेरा साहिब जो बाबा नानक के ससुराल है, वहां से 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब पालकी में सुशोभित कर नगर कीर्तन के रूप में संगतों को दर्शन देने रवाना हुए। आगे आगे बैंड वाले अपना हुनर दिखा रहे थे, वहीं सेवादार वह सारे रास्ते सिमरन करते हुए झाड़ू और जल से साफ कर रहे थे। यहाँ से 5 प्यारे और पालकी साहिब गुजरने हैं। गुरुद्वारा डेहरा से शुरू हुए बारात रूपी नगर कीर्तन बंडाला के मेन बाजारे, मोहल्लों और गलियों से होता हुआ गुरुद्वारा संत करतारिया में समाप्त होगा। समय की नजाकत को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने भी पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। देश विदेश से पहुंची संगत भी सालों के नजारे के आनंद ले रही है। इस महान पुरब ते देश विदेश ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 7 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾਏ। ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पुलिस पर्सनल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ कर रहे हैं। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा फर्जी नियुक्ति मामले में पुलिस ने चालान पेश किया। श्रीनिवास तिवारी सहित 16 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया तो तिवारी व्हील चेयर पर अदालत पहुंचे। आज जो है हमने विधानसभा में जो अवैध रूप से नियुक्तियां की गई थी उनमें 16 आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष चालान तैयार करके प्रस्तुत किया है और उस चालान में करीब 2223 प्रश्न हैं और अभी मैं पहले 3 आरोपियों के विरुद्ध हम पूर्व में चालान पेश कर चुके थे। 16 आरोपियों के विरुद्ध आज चालान पेश किया है जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास तिवारी जी प्रमुख रूप से हैं और बाकी 15 आरोपी और हैं जिसमें विधानसभा में तत्समय पदस्थ रहे कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, उनके विरुद्ध भी हमने चालान पेश किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।